हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं मनोज कुमार कौटलिया पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि पिछला सेशन में पॉलिटी को बताया गया था, राज व्यवस्था के बारे में बताया गया था, और आज का जो सेशन है वो हम लोग पढ़ेंगे कि भारत का जो संवैधानिक विकास रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट क्या रही है और संविधान सभा क्या रहा है। इन दोनों तत्वों पर आज बात की जाएगी। आज का जो सेशन है वो ये कि भारत का संविधान की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई, दूसरा भारत का संविधान किन किन लोगों ने मिलकर बनाया, तीसरी यहाँ पर ये बात करेंगे कि भारत का संविधान का क्या रूपरेखा रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों, मैं आज का सेशन आपके बीच में लेकर आया हूँ और उम्मीद है कि ये एसएससी जीडी या अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी लाभकारी होगा। तो अतः स्टार्ट किया जाता है आज का सेशन, और आपका एक बार फिर से कौटलिया पाठशाला में स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि भारत का संवैधानिक विकास एवं संविधान सभा, द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। देखा जाए तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ये जो संविधान सभा है, इसी संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। तो हमें ये यहाँ जानना है, हम सब जानते हैं कि भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था, अंगीकृत किया गया था, एक्सेप्ट किया गया था और उसे लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ से यहाँ के बीच की जो कड़ी है, क्या कारण रहा। दूसरी स्थिति हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर अगर भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया शुरू हुई तो इसके दो महत्वपूर्ण बात है। एक कि पहले राजतंत्र था, राजा का शासन था, संवैधानिक प्रक्रिया नहीं थी, और अगर थी भी तो हर राज्य क्षेत्र का कानून व्यवस्था अलग अलग था, हर राज्य क्षेत्र का न्यायिक व्यवस्था अलग अलग था, हर राज्य क्षेत्र का राजतंत्र की प्रक्रिया अलग अलग थी। लेकिन हम सबको पता है कि भारत लगभग औपनिवेशिक शासन काल के तहत अंग्रेजों के गुलाम लगभग 200 वर्षों तक रहा है। अगर देखा जाए तो 190 साल से भी ज़्यादा भारत औपनिवेशिक शासन काल में रहा है। तो उससे पहले भारत में राजतंत्र की प्रक्रिया विद्यमान थी। दूसरी बात यहाँ पर यह भी देखा जाता है, उन लोगों के आगमन के बाद भी राजतंत्र की प्रक्रिया थी। लेकिन आप सबको पता है कि भारत में अंग्रेजों ने जब आगमन या आना शुरू किया तो उसका मुख्य उद्देश्य था भारत से व्यापार करना। अतः भारत से व्यापार करने के उद्देश्य से अगर कोई बंदा पहली बार आया था और देखने के लिए आया था यहाँ पर भारत पर, तो 1599 ईस्वी में आने वाला प्रथम जो अंग्रेज थे उनका नाम था, और उनका नाम सबको पता होगा, शायद आप नहीं जानते होंगे या कोई तो जानते होंगे। तो इस प्रकार से उसका नाम था जॉन मिल्डेन हॉल। जॉन मिल्डेन हॉल। तो दोस्तों ये याद रखेंगे, 1599 ईस्वी में वो अंग्रेज जो जॉन मिल्डेन हॉल के नाम से भारत आया था, उनका आने का मुख्य उद्देश्य था कि भारत में क्या व्यापारिक गतिविधियां हो सकती है, क्योंकि उससे पहले पुर्तगाली लोग भारत से व्यापार कर रहे थे। उससे पहले भारत व्यापार करने के लिए डच लोग आ चुके थे, तो उन्हें ये महसूस हुआ कि हम भी भारत से व्यापार करें। अतः जॉन मिल्डेन हॉल 1599 ईस्वी में भारत दौरा पर आया, और जब देखा कि यहाँ पर व्यापारिक गतिविधियाँ हो सकती है, तो इस उद्देश्य से इन्होंने यहाँ पर जब देखा कि व्यापार हो सकता है तो ये वापस गए, और वापस जाने के बाद उन्होंने उनके कहने पर या उनके आग्रह पर जो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी गई। तो ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, हालांकि आप उतना ना जाने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो बंदा था वो मर्चेंट एडवेंचर के नाम से आया था। तो मर्चेंट एडवेंचर के नाम से व्यापारिक ग्रुप था, उसके तरफ से आया था, और ये बंदा आया तो इसके जाने के बाद वहाँ पर इंग्लैंड में या ब्रिटेन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को की गई। इस प्रकार से अगर वहाँ देखा जाए तो जब वो अधिकार उस कंपनी को दिया गया व्यापार करने के लिए, तो उस कंपनी का एक अधिकारी भारत दौरा पर आया, और वो व्यक्ति था विलियम हॉकिंस। तो विलियम हॉकिंस जब आए तो उस समय भारत में मुगलों का वर्चस्व था, और मुगल बादशाह कोई और नहीं बल्कि जहांगीर थे। तो जहांगीर के दरबार में उन्होंने आगमन रखा, अपना पैर रखा, और इसका मुख्य उद्देश्य अगर था तो ये था कि आखिर हमें भारत से व्यापार कैसे करनी है। वो डेट था 1608 ईस्वी। इस प्रकार से जहांगीर के दरबार में जब ये आए तो उन्होंने परमिशन लेना चाहा। फिर जाकर के 1615 ईस्वी में जहांगीर के ही दरबार में सर टॉमस रो आए,
और जब सर टॉमस रो भारत आए तब यहाँ से व्यापारिक गतिविधियाँ स्टार्ट हो गई। अतः हमें ये जानना है दो चीज़ें, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 31 दिसंबर 1600 को। दूसरी बात, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन मिल्डन हॉल। तीसरी बात, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से भारत आने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? कैप्टन या विलियम हॉकिंस। चौथी बात, सर टॉमस रो किसके दरबार में आया था? तो वो आए थे किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। हालांकि विलियम हॉकिंस भी जहांगीर के ही दरबार में आया था। इस प्रकार से जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार का काम शुरू किया, उस समय भारत में मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो मुगलों का शासन था, और मुगलों के शासन के समय ही भारत में व्यापारिक गतिविधियां स्टार्ट हो गई। तो दोस्तों, यहाँ से जैसे ही माना जाता है कि जैसे ही अंग्रेजों का आगमन शुरू हुआ, भारत में संवैधानिक प्रक्रिया शुरू हो गई, संवैधानिक गतिविधियां शुरू हो गई। और इसी कड़ी में जब अंग्रेजों को ये पता चला कि भारत में व्यापारिक गतिविधियों के अलावे हमें यहाँ रणनीति अपनानी होगी, शासन की पद्धति को, यहाँ संवैधानिक पद्धति की रणनीति अपनानी होगी, और इसके लिए इस राज्य क्षेत्र के राजतंत्र में हमें विजय हासिल करनी होगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि राजतंत्र की सबसे बड़ी खामियां थी। अगर किसी राज्य क्षेत्र पर कोई बंदा, कोई राज्य, कोई राजा युद्ध करके उस राज्य को जीतता है, उस राज्य की सारी संपत्ति उसके हवाले कर दिया जाता था। दूसरी बात यह है कि वो जो कहता था, जिसके द्वारा उस युद्ध को जीता गया है, तो वो उसके कथनों को मानने के लिए तैयार होता था, जिसकी हार हुई होती है। तो इसी बीच में अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में दो महत्वपूर्ण युद्ध हुए, और इस दौरान जो भारत में दो महत्वपूर्ण युद्ध हुए, जिसमें पहला था बैटल ऑफ प्लासी। तो हालांकि इतिहास में आपको पढ़ना होगा पूरी कहानी कि बैटल ऑफ प्लासी के पीछे क्या क्या रोल था, कौन सी घटना के कारण प्लासी का युद्ध हुआ, और प्लासी का युद्ध हुआ कब और कितने दिनों तक चला, वगैरह वगैरह। तो प्लासी का युद्ध जो 1757 ईस्वी में हुआ, उस समय जो अंग्रेज अधिकारी थे जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, तो रॉबर्ट क्लाइव एक तरफ और एक सिराजुद्दौला, तो जो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में जो युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध, उस प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हो गई। हालांकि इतिहास पूरा कहानी बताता है, हम केवल ये देख रहे हैं कि भारत के परिप्रेक्ष्य में जो संवैधानिक विकास की प्रक्रिया हुई, किस प्रकार से संविधान की प्रक्रिया यहाँ डेवलप होता गया, किस प्रकार से अंग्रेजों ने यहाँ पर विभिन्न कामों को करना शुरू किया, तो उसके लिए कुछ नीतियाँ थी। तो इस प्रकार से हालांकि जब ये युद्ध को जीता, तब जाकर के एक और युद्ध हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर, 1764 ईस्वी में। जब 1764 ईस्वी में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, तो उस समय अंग्रेज अधिकारी कोई और नहीं बल्कि हेक्टर मुनरो थे, और भारत की तरफ से युद्ध कर रहे। इस युद्ध में शामिल 3 राजा थे, और 3 राजा वो इस प्रकार थे। एक थे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। दूसरा जो कहा जाता है वो थे मीर कासिम, मीर कासिम, और तीसरा जो थे वो थे शुजा उद दौला, शुजा उद दौला। तो ये 3 शक्ति भी मिलकर के अंग्रेजों को पराजित नहीं कर पाए। तो दोस्तों, हमें ये याद रखना होगा कि ये जो 2 युद्ध था भारतीयों और अंग्रेजों के बीच में, इस युद्ध को जीतने के बाद अंग्रेजों का जैसे तो बल्ले बल्ले हो गया। इस प्रकार से अंग्रेजों की शासन व्यवस्था, अंग्रेजी रूल, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल या क्राउन रूल अगर देखा जाए तो भारत में शासन पद्धति अंग्रेजों के द्वारा लागू करना शुरू किया। यहाँ नीतियाँ बनाना शुरू कर दी इन्होंने, यहाँ पर कई तरह के अधिनियम लागू करना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में अगर हम 2 बातों का जिक्र करें तो भारत में अंग्रेजी शासन का 2 रूल रहा है दोस्तों, जिसमें से एक है कंपनी का रूल, और कंपनी में आप सबको पता है EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल, और वो था 1773 से लेकर 1857 तक। क्योंकि 1857 की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857, ये जब हुई थी तो उसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है।
ये जब हुई थी तो इसे भारत का प्रथम सैनिक विद्रोह कहा जाता है। तो इस उद्देश्य से हम यहाँ पर आगे चर्चा करेंगे। हालांकि इतिहास में इसे विशेष जानना होता है तो भारत में कंपनी का रूल जो था वो 1773 से लेकर 1857 तक था। दूसरा, जब यहाँ पर ये घटना घट गई 1857 की क्रांति हो गई तो यहाँ पर शासन पद्धति को, यहाँ के रूल को अपने हाथों में ब्रिटिश सरकार ने ले ली और उसे कहा जाता है क्राउन रूल। तो क्राउन रूल जो चला था वो 1858 से लेकर के 1947 तक, अर्थात भारत की आज़ादी तक। तो ये जो दो युद्ध हुए थे, एक 1757 में पलासी का युद्ध और एक 1764 में बक्सर का युद्ध। तो ये दो युद्धों के बाद, बक्सर का युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में एक सहमति, एक समझौता, एक सम्मेलन हुआ था जिसे कहा जाता है इलाहाबाद की संधि। और इलाहाबाद की संधि जब हुई थी 1765 ईस्वी में, और वहीं से भारत में भारत का शासन पद्धति अंग्रेजों के हाथों में चला गया, ऐसा माना जाता है। और इसी के बाद अंग्रेजों के द्वारा भारत में शासन पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए भारत में अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया पहला जो लिखित कानून था। इससे पहले भी कुछ कुछ जगहों में कानून व्यवस्था थी, परंतु लिखित कानून, लिखित अधिनियम, लिखित एक्ट जो था वो पहला जो था वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और उस समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री थे वो लॉर्ड नॉर्थ थे। और लॉर्ड नॉर्थ ने एक गुप्त समिति का गठन किया था। एक एक लाइन को आप याद रखेंगे। जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत में लागू किया गया, जिसे भारत का पहला लिखित अधिनियम कहा जाता है, तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कोई और नहीं बल्कि लॉर्ड नॉर्थ थे। और लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा एक गुप्त समिति का गठन किया गया और इसी समिति के सिफारिश पर, अर्थात भारत में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट को लागू किया गया। हालांकि हमें ये जानना है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किस समिति के सिफारिश पर, तो वो था गुप्त समिति। कहा गया, यस, गुप्त समिति के सिफारिश पर। गुप्त समिति का गठन किसने किया, तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे। अतः हमें यहाँ दो चीज़ें याद रखनी है दोस्तों कि भारत में अंग्रेजों के द्वारा लागू किया गया पहला लिखित कानून, पहला लिखित अधिनियम कौन सा था, तो वो था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। हम आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो समय परिवर्तित होते गया और भारत में अंग्रेजों के द्वारा कई अधिनियम, कई एक्ट, जैसे 1761 का, 1781 का, फिर जाकर के 1813 का, फिर जाकर के 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, फिर 1858 का भारत शासन अधिनियम, अन्य कई अधिनियम आते गए। और वो जितने भी अधिनियम आए, उन अधिनियमों में अंग्रेजों के द्वारा की जा रही शासन व्यवस्था को, किया जा रहा घोषणाओं को, या फिर कहा जाए कि शासन को किस प्रकार से चलाया जाए, वो सारी नीतियाँ उसी में विद्यमान होती थी। तो यहाँ पर हमें ये जानना है कि भारत, हम औपनिवेशिक शासन काल के गुलाम हो चुके थे। हम भारतीय किसी के अधीन हो चुके थे और वो अधीन करने वाला कोई और नहीं बल्कि अंग्रेज था। तो अंग्रेज जो नियम बनाते थे उस नियम को हमें बाधित होकर के मानना पड़ता था, ना चाहते हुए भी उसे हमें स्वीकार करना पड़ता था, क्योंकि उस समय भारतीयों के लिए अधिकार शब्द का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया था। हालांकि ये बात का हम खंडन, इस बात का हम जिक्र आगे के क्लासों में करेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हुआ यूँ कि जब भारत में अंग्रेजों के द्वारा कई प्रकार के अधिनियम, कई प्रकार के एक्ट लागू किए जाते रहे, तो उसी दौरान एक ऐसा घटना हुआ जिसे कहा जाता है जालियांवाला बाग हत्याकांड। और वो आप सबको पता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में घटी थी। परिणाम क्या हुआ, 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी के द्वारा अनाउंस की गई 1922 ईस्वी में, कहा अंग्रेजों द्वारा लागू किए जा रहे अधिनियम से भारतीय असंतुष्ट थे। अतः इसी परिप्रेक्ष्य में 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कहा कि भारत का संविधान जो होगा, भारत की जो कानून व्यवस्था होगी, वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होगी। कहने का तात्पर्य ये है कि हम जो कानून व्यवस्था यहाँ पर हमारे देश में जो कानून व्यवस्था लागू किया जा रहा है, वो हमारी इच्छा से नहीं हो पा रही है, बल्कि औपनिवेशिक शासन काल के दौरान अंग्रेजों के
इच्छा से हो रही है, तो उस इच्छा को हमें उनसे छीनना है और उनकी इच्छा से लेकर हमें अपनी इच्छा का बोलबाला करना है। तो इस उद्देश्य से महात्मा गांधी ने ऐसा घोषणा 1922 ईस्वी में किया। हालांकि देश का संविधान उसी समय लिखना प्रारंभ नहीं हुआ। इतिहास का पाठ कहता है 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू के द्वारा एक नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। इतिहास में बखूबी वो सारी चीज़ें पढ़ी जाएगी। मैं केवल आ रहा हूँ कि संवैधानिक विकास कैसे हुआ, तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है करके। तो यहाँ पर ये बात बनता है कि जब ये बात चली तब जाकर के 1934 ईस्वी में M.N. रॉय के द्वारा, मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा एक अनाउंस किया गया, एक घोषणा की गई। और वो घोषणा ऐसा था कि भारत का जो कानून व्यवस्था है, भारत का जो संविधान होगा, वो भारतीय ही लिखेंगे। और भारतीय लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगा, उसके लिए एक संविधान सभा होगा। और उन्होंने कहा कि भारत के भारतीयों के संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा, जिसे कांग्रेस ने 1935 ईस्वी में एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। एक लाइन का सवाल, किस व्यक्ति के द्वारा पहली बार संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया था या बात कही गई थी? तो M.N. रॉय के द्वारा। किनके द्वारा कहा गया कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगी? पहली बार कब कही गई थी? तो वो 1922 ईस्वी में। और वो कहने वाले महान पुरुष कौन थे? महात्मा गांधी थे। तो तीसरी बात, उस समय की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, उस समय का सबसे बड़ा राजनीतिक दल कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस था। अतः कांग्रेस ने M.N. रॉय के प्रस्ताव को कहा, यस, मैं आपके प्रस्ताव को एक्सेप्ट करता हूं, स्वीकार करता हूं। तो क्या भारत के संविधान को लिखना प्रारंभ कर दिया गया? नो, नहीं। तो इस प्रकार से कुछ कहानी ऐसे आगे बढ़ी। जैसे ही आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आगे आता है कि 1938 ईस्वी में कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने एक अनाउंस किया, एक घोषणा किया। और वो घोषणा ऐसा था कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मत के आधार पर, देख लीजिए कितना बड़ा बात है, वयस्क मत के आधार पर चुनी गई संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। मतलब अगर संविधान सभा के मेंबर भी होंगे तो चुनावी प्रक्रिया होगा, बाय इलेक्शन होगा। दूसरी बात, वयस्क मत के आधार पर किया जाएगा, जिसमें बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, कोई बाहरी शक्ति नहीं होगी। तो तीसरा सवाल, कब और किसने कहा कि भारत के संविधान सभा जो होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा। कब कहा? 1938 ईस्वी में कहा। ये बातें चल ही रही थी। हालांकि इस बीच में 1940 ईस्वी में एक अगस्त प्रस्ताव आया था, वो इतिहास में पढ़ना होता है। तो अगस्त प्रस्ताव जो आया, वो अगस्त प्रस्ताव का कुछ ऐसा कहानी था। तो यहाँ पर इस बीच में अगस्त प्रस्ताव, बात की बातें हैं, 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया। और ये क्रिप्स मिशन जब भारत आया तो संविधान सभा की मांग को सैद्धांतिक रूप से एक्सेप्ट किया, स्वीकार कर लिया, जो कि संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा ही किया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश प्रांत, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देशीय रियासत दोनों के दोनों शामिल होंगे। फिर से बात, हालांकि 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव भी आया था, उसे यहाँ पर हम चर्चा करना उचित नहीं समझ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात, सैद्धांतिक रूप से जो स्वीकार किया वो था, और वो स्वीकार करने वाला कोई और नहीं बल्कि क्रिप्स मिशन था। तो क्रिप्स मिशन ने ये स्वीकार 1942 ईस्वी में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, पूरे वर्ल्ड में द्वितीय विश्व युद्ध हो रही थी, और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब ये कथन कहा गया, घोषणा की गई, हालांकि इसमें जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पर इसमें अंग्रेजों की भी कुछ न कुछ कूटनीतिक चाल थी। खैर, तो स्थिति ऐसी थी, एक दो बड़ी घोषणा कि ब्रिटिश प्रांत भी होंगे, ब्रिटिश प्रोविंसी भी होगा, और देशीय रियासत भी होगा, प्रिंसली स्टेट भी होगा। तो ये दो बातें कही गई, यस, डन। अब द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ 1945 में, तो 1945 के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, और क्लीमेंट एटली ने, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, क्लीमेंट एटली ने 3 सदस्यों वाला कैबिनेट मिशन योजना का गठन किया। तो कब किया? फरवरी 1946 में किया। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि ये कैबिनेट मिशन योजना है क्या? यस, आना चाहिए। तो ये कैबिनेट मिशन योजना एज अ इलेक्शन कमीशन, एक प्रकार का चुनाव आयुक्त था,
कहा जाता है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने कहा कि जब सारी चीज़ें तय हो गई है कि ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत उस संविधान सभा में शामिल होंगे और ये चुनाव कैसा आधार पर होगा? वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। जब सारी चीज़ें तय हो गई है तो क्यों नहीं इस चुनाव को कराने के लिए एक आयोग हो, एक संस्था हो, जिस संस्था को कहा जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। तो दोस्तों यहाँ याद रखना होगा, फरवरी 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन योजना का गठन किया गया और ये कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च 1946 ईस्वी को भारत आया। अब यहाँ पर दो सवाल। कैबिनेट मिशन योजना का गठन किसके प्रयास से किया गया? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली। कैबिनेट मिशन योजना क्या था? तो एक प्रकार का चुनाव आयोग था, इलेक्शन कमीशन था। दूसरी बात, कब इसका गठन किया गया? तो फरवरी 1946 ईस्वी में। जो भी आप कक्षा कर रहे हो, आप यही उम्मीद आपसे रखा जा रहा है कि क्लास के दौरान सारी चीज़ें आप याद करते चले, ताकि आपको दोबारा मेहनत करने की आवश्यकता बिल्कुल भी ना हो। तीसरी बात कि ये कब भारत आया? तो 24 मार्च 1946 को। आगे की रणनीति कुछ ऐसी ही होती है। जब आगे बढ़े तो इस कैबिनेट मिशन योजना के 3 सदस्य थे। फिर सवाल क्या बनता है कि कैबिनेट मिशन योजना कितने सदस्यों वाला था? 3 सदस्यों वाला। अब सवाल यहाँ पर आता है, वो आखिर 3 मेंबर कौन कौन से थे? जाहिर सी बात है, ये तीनों के तीनों मेंबर ब्रिटिशर्स होंगे, इंग्लैंड के होंगे। तो यहाँ पर वो जो 3 मेंबर थे वे थे, पहला सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, देख लो नाम से ही पता चलता है कि ये अंग्रेज थे। दूसरी बात, जो दूसरा बंदा था वो था सर पैथिक लॉरेंस। यहाँ पर मैंने एक शब्द को मेंशन किया है, अध्यक्ष, अर्थात इस कैबिनेट मिशन योजना का अध्यक्ष कोई और नहीं बल्कि सर पैथिक लॉरेंस थे। बहुत बड़ा सवाल। कैबिनेट मिशन योजना कितने सदस्यों वाला था दोस्तों? 3 सदस्यों वाला। कैबिनेट मिशन योजना कब भारत आया? 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन योजना कितने सदस्य वाला? 3 सदस्यों वाला। और तीनों सदस्यों में से अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष कोई और नहीं बल्कि सर पैथिक लॉरेंस थे। और तीसरा जो सवाल आता है, वो कैबिनेट मिशन योजना में जो तीसरे मेंबर हैं वो कौन थे? तो A.V. अलेक्जेंडर। अब आप कहेंगे सर यहाँ से सवाल कैसा होता है? यस, होना चाहिए। यहाँ से सवाल ये पूछेगा कि कैबिनेट मिशन योजना में इनमें से कौन शामिल नहीं था, बस, या कितने सदस्य थे? तो 3 तो ऐसे ही याद हो जाएगा, पर वो कौन शामिल नहीं था? 4 जो नाम आपके बीच में आएगा दोस्तों, वो 4 नाम कोई इंडियन नाम नहीं होगा, वो नाम अंग्रेज टाइप से ही होगा, चाहे जो भी नाम दे दे। तो मुझे केवल ये याद रखना है, अगर इसी में नाम दे दे कि चौथा नाम क्या था, तो चौथा नाम था सर A.V. डिविलियर्स। A.V. डिविलियर्स। तो ये जो A.V. डिविलियर्स ऐसा नाम दे देगा तो आपको लगेगा A.V. अलेक्जेंडर, A.V. डिविलियर्स था क्या? तो भाई हमें केवल और केवल ये याद रखना है, चौथा नाम कभी भी याद नहीं रखेंगे। 3 जो है ऐसे याद करेंगे, क्रिप्स, लॉरेंस, अलेक्जेंडर। क्रिप्स, लॉरेंस, अलेक्जेंडर। तो दोस्तों ये 3 मेंबर थे जिसके अध्यक्ष कोई और नहीं बल्कि सर पैथिक लॉरेंस थे। अतः ये 3 सदस्यों वाला जो कैबिनेट मिशन योजना था, इन्होंने कहा कि हम भारतीयों के सामने 3 प्रस्ताव रखते हैं। मेंबर कितने? 3। प्रस्ताव कितने? 3। वो कौन कौन से प्रस्ताव? ब्रिटिश प्रांत एवं देसी रियासत मिलकर संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। अरे भाई, ये तो जवाहरलाल नेहरू पहले ही बोल चुके हैं। केवल उन लोगों के द्वारा बोले गए बातों को इन लोगों ने फिर से दोहराया। यस, डन, कोई दिक्कत नहीं। तो ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत मिल करके संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। यस, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि कुछ सदस्य मनोनीत भी किए गए। तो यहां पर यह बात हो गई। तीसरी बात कही गई, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से कई बार सवाल पूछा गया है कि जनसंख्या के आधार पर अगर हम देखें तो 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा के लिए 1 सदस्य होगा। दोस्तों ये सवाल तो इतनी बार पूछी गई है, ग्रुप डी के एग्जाम में तो कई बार पूछी गई है। अतः हमें ये जानना है कि संविधान सभा के लिए जो मेंबरों का चयन करना था, उसमें से कितनी लाख की जनसंख्या पर 1 सदस्य का निर्धारण किया गया था? तो 1 सदस्य का निर्धारण 10 लाख की जनसंख्या पर
क्या उसमें संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत शामिल थे? यस। अब आप कहेंगे ब्रिटिश प्रांत क्या था? देसी रियासतें। यस। तो ये जो ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत दोनों के दोनों शामिल थे। तो अतः जब आगे बढ़ते हैं तो स्थिति कुछ ऐसी ही होती है। जब सारा कुछ तय हो गया कि भाई ऐसा ही चुनाव होगा, तो आखिर चुनाव के मेंबर कितने होंगे, संविधान सभा में टोटल मेंबर कितने होंगे? तो संविधान सभा के जो मेंबरों का उल्लेख किया गया, उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ के आसपास थी। तो मोटा मोटी कहा गया कि भारत में संविधान सभा के जो टोटल मेंबर होंगे वो 389 होंगे, 389 मेंबर्स। अब सवाल ये आता है कि संविधान सभा के लिए निर्धारित सदस्यों की संख्या कितनी की गई थी? 389। और ये सवाल भी कई बार पूछा गया है। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा से समझ में आ रहा होगा और कौटिल्य पाठशाला आपके लिए फ्री क्लासेस लेकर आई है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये जो 389 मेंबर होंगे, ये कहाँ कहाँ से होंगे, ये भी तो याद रखना है। तो यहाँ 2-3 बातें कही गई कि एक, ब्रिटिश प्रांत से 292 मेंबर होंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, देसी रियासतों से 93 मेंबर होंगे। और ब्रिटिश कमिश्नरी जो क्षेत्र था, जिसे कहा जाता है चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, तो ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से 4 मेंबर होंगे। फिर से सवाल, ब्रिटिश प्रांत से कितने मेंबरों का जिक्र किया गया? 292। दूसरा सवाल, देसी रियासत से कितने मेंबरों का जिक्र किया गया? 93। तीसरा सवाल अगर यहाँ पर पूछा जाए तो ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र से कितनी बातें कही गई, कितने मेंबर का उल्लेख किया गया? 4। तो आपको जानने की इच्छा होगी कि वो 4 ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से था। तो एक साधारण सा शब्द है, इसे हम कहते हैं A, B, C और D। तो अब आपके मन में आया होगा कि सर ये कौन सा सवाल हो गया कि A, B, C, D ये 4 थे। यस है। A से अजमेर, A से अजमेर, B से बलूचिस्तान, B से बलूचिस्तान, C से कुर्ग और D से दिल्ली। अब आपको लगा होगा कि कितना आसान है। यस, आसान है। ए से अजमेर, पता ही है अजमेर कौन सा एरिया है। दूसरा बलूचिस्तान, जो आज पाकिस्तान के क्षेत्र में चला गया है, हालांकि ये राजस्थान के क्षेत्र में था। और ये कुर्ग जो है वर्तमान कर्नाटक के क्षेत्रों में है। और आप सबको पता है दिल्ली क्या है, तो दिल्ली भारत की राजधानी है। तो दोस्तों हमें केवल ये याद रखना है, केवल और केवल ये यहाँ पर आपको याद रखना है कि ब्रिटिश प्रांत से कितने? 292, देसी रियासत से कितने? 93, और ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र या चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से कितने? तो 4। अगर हम इसे जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि 389 मेंबर आएगा। तो ये 389 मेंबरों को पार्टीशन किया गया, बांटा गया कि कहाँ से कहाँ आएगा। अब बात आती है कि आखिर जब संविधान सभा का मेंबर होगा तो संविधान सभा का पहले चुनाव होगा। पहले ही कहा गया ये प्रक्रिया चुनावी होगी, कुछ मनोनयन भी होंगे, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो। तो इस प्रकार से जब संविधान सभा के लिए चुनाव कराया गया तो पहली दफ़ा चुनाव कराया गया था, वो डेट था जुलाई 1946। अब आप कहेंगे सर कोई डेट है क्या? 10-15 जुलाई ऐसा कुछ नहीं, केवल और केवल डेट है जुलाई 1946 में। तो जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव कराया गया और 389 नहीं बल्कि 296 सदस्यों का चुनाव कराया गया। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? चूंकि देसी रियासतों का उस समय संभव नहीं हो सका, अतः देसी रियासतों को छोड़ दिया गया। उसके लिए बाद की प्रक्रियाएं की गई, लेकिन पहली दफ़ा में जब चुनावी प्रक्रिया संपन्न हुई जुलाई 1946 ईस्वी में, तब जाकर के उस समय टोटल मेंबर चुने गए थे 296। अब अगर इस 296 को हम लोग तोड़ने का प्रयास करें, हालांकि इतना तो नहीं होगा, लेकिन एक बार देख लिया जाए उस 296 में उस समय की सबसे बड़ी पार्टी, राजनीतिक दल कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस था, और कांग्रेस को 208 सीटें मिल गई। ये तो भाई बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात है मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, और जो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र मैंने कहा था अजमेर जो राजस्थान का क्षेत्र था, दूसरा बलूचिस्तान, तीसरा कुर्ग और चौथा दिल्ली। तो ये जो 4 थे टोटल मिलाकर अगर हम जोड़ते हैं, और 11 जो अन्य पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे या फिर निर्दलीय थे या कोई अन्य राजनीतिक दल से था, तो सारा का सारा को जोड़ते हैं 208, 73, 4 और 11, तो टोटल हो जाता है 296। अब आप सबको पता है संविधान सभा का गठन होना है,
संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हो गया। तो जब संविधान सभा का गठन होगा तभी तो भारतीय संविधान को लिखा जाएगा। यस, लिखा जाएगा। तो इसलिए संविधान सभा का पहले गठन हो। तो इस प्रकार यदि देखा जाए तो संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 ईस्वी में किया गया। हालांकि ये यहाँ मेंशन नहीं है, पर मैं बताता हूँ कि नवंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन किया गया और गठन होने के बाद ये तय किया गया कि अब संविधान सभा की बैठकें होनी है, अब संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू करनी है और भारत के संविधान को अब लिखना है। तो चूंकि भारत के संविधान को लिखने के लिए ही तो ये संविधान सभा का सारा कुछ किया गया। इस प्रकार से जब गठन हुआ तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को कहाँ हुई? दिल्ली में हुई। पहला पॉइंट, पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को हुई। दूसरी बात, दिल्ली में कहाँ हुई? संसद भवन में, पार्लियामेंट हाउस में। तीसरी बात, संसद भवन में कहाँ हुई? तो पुस्तकालय भवन में हुई, अर्थात लाइब्रेरियन हाउस में या पुस्तकालय भवन में, जिसमें टोटल के टोटल 211 मेंबर उपस्थित हुए। अब आपके मन में आया होगा कि सर चुनाव में चुने गए हैं 296 और उपस्थित हो रहे हैं 211, क्या माजरा है? तो मैंने यहाँ मेंशन किया है कि इस चुनाव में मुख्य तौर पर मुस्लिम लीग के मेंबर शामिल नहीं थे। अब आप कहेंगे सर अगर 296 में मुस्लिम लीग को जो सीट मिला था, आपको मैंने यहाँ कहा था 73, अगर मुस्लिम लीग के सीटों को 73 घटाते हैं तो क्या होगा? तो 3, 2, 2, 223 मेंबर होने चाहिए उपस्थित, और हुए कितने हैं? 211। इससे स्पष्ट होता है कि हो सकता है कि कुछ कांग्रेस के लोग भी नहीं आए हो सकता है कुछ अन्य पार्टी वाले नहीं आए होंगे, हो सकता है कुछ निर्दलीय बीमार चल रहे होंगे, कुछ भी हो सकता है। परंतु हमें ये याद रखना है कि मुस्लिम लीग मुख्य तौर पर उस सम्मेलन में भाग नहीं लिया, केवल और केवल टोटल भाग लिए थे तो वो मेंबर था 211 थे। इस प्रकार से अगर ये 211 मेंबर यहाँ पर उपस्थित हुए तो पहला सेशन था, पहला बैठक, और पहली बैठक में यहाँ बात कही गई, उस बैठक में सभा में उपस्थित सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, कैसा व्यक्ति? सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी चेयरमैन चुना गया। दोस्तों याद रखना होगा, संविधान सभा की पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। दूसरा सवाल पूछता है कि किस कारण से इसे चुना गया था? सबसे बुजुर्ग होने के कारण। लेकिन आप अगर ये जानना चाहेंगे कि ये जो संविधान सभा की पहली बैठक का जो मॉडल था ये किस देश के मॉडल पर आधारित था, तो ये जो बुजुर्गपन का मॉडल था ये फ्रांसीसियन मॉडल पर आधारित था। अर्थात फ्रांस के संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई थी तो उस बैठक में भी वहां तय किया गया कि सभा में उपस्थित जो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग होंगे उसी बुजुर्ग व्यक्ति को सभा का संचालन करने का जिम्मा दिया जाएगा। तो हुआ भी यही कि सभा में उपस्थित सबसे जो वरिष्ठ नागरिक थे, बुजुर्ग व्यक्ति थे, वे थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और उन्हें इस सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। यहाँ से 3 सवाल बेजोड़ पूछा जाता है, और वो क्या है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ हुई? दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ हुई? संसद भवन में। संसद भवन में कहाँ हुई? पुस्तकालय भवन में। दूसरी बात कहता है कितने टोटल मेंबर थे? 211। कौन थे अस्थायी अध्यक्ष? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। किस कारण से? बुजुर्गपन के कारण से। किस देश के मॉडल पर? फ्रांस के मॉडल पर। दोस्तों इतनी बात अगर हम याद रख लें तो उम्मीद है कि सवाल यहाँ से बाहर नहीं होगा। चौथा सवाल, जब आगे बढ़ते हैं तो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, और ये द्वितीय बैठक हुई तो इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर चुना गया, परमानेंट चेयरमैन के तौर पर संविधान सभा के लिए चुना गया। अर्थात फिर से सवाल, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर से सवाल, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब चुना गया? तो चुना गया 11 दिसंबर 1946 को। इसी सवाल को ऐसे बदला है दोस्तों कि आज़ादी के बाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अरे कोई नहीं,
जो पहले थे वो उस समय भी थे। आपको कभी हड़बड़ाना या गड़बड़ाना नहीं है कि ऐसे सवाल भी बदलते रहते हैं। तो आज़ादी से पहले 11 दिसंबर को जो चुना गया वही आज़ादी के बाद भी थे, और वे कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अतः हमें ये याद रखना है कि ये कहानी ख़त्म हुई। हालांकि अगर हम देखें तो अध्यक्ष अगर होता है तो उपाध्यक्ष भी होता है। तो उपाध्यक्ष के तौर पर 2 लोगों का चयन किया गया था, और 2 लोगों का चयन में एक थे V.T. कृष्णामाचारी और एक थे H.C. मुखर्जी। तो दोस्तों याद रखना है, केवल और केवल सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। अध्यक्ष के अलावे उपाध्यक्ष भी चुने गए थे। अब यहाँ से आगे कहानी बढ़ता है तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तृतीय बैठक हुई, तीसरी बैठक हुई, वहीं हुई कहाँ? दिल्ली में। तो उस बैठक में क्या हुआ भाई? अध्यक्ष तो चुन लिए गए, स्थायी अध्यक्ष कोई नहीं रहा। हुआ क्या? तो उस बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने, नेहरू मतलब यहाँ जवाहरलाल नेहरू, ये नहीं समझना है कि मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावना या उद्देशिका या प्रियम्बल प्रस्तुत किया गया। मेरा सवाल फिर से, संविधान सभा की तीसरी बैठक में किसने प्रस्तावना प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावना कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। कईवीं बैठक में? संविधान सभा की तीसरी बैठक में। तो दोस्तों एक लाइन से किस प्रकार के सवाल होते हैं, ये सारा सवाल आपके बीच रखा जा रहा है, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन बखूबी समझ में आ रहा होगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो तृतीय बैठक में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावना को प्रस्तुत किया गया, और उस प्रस्तावना को प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। किसके सामने? संविधान सभा के सामने। संविधान सभा ने कहा रुको, पहले हम संविधान सभा इस पर विचार करेंगे, और जैसे ही विचार करेंगे तब आपको बताएंगे कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इस प्रकार संविधान सभा ने अपनी सहमति 22 जनवरी 1947 ईस्वी को दी। तो सहमति क्या था? यस यस यस। अर्थात फिर से सवाल कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावना को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? हर लाइन पर पैनी निगाहें हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन बढ़िया समझ में आ रहा होगा। 22 जनवरी 1947 को। फिर से सवाल, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावना को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? 22 जनवरी 1947 को। तो इस प्रकार से जैसे ही प्रस्तावना प्रस्तुत हुआ, और जैसे ही प्रस्तावना प्रस्तुत हुआ उसके साथ संविधान निर्माण की प्रक्रिया, भारत के संविधान को लिखने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अब आप कहेंगे सर ये प्रस्तावना है क्या? तो थोड़ा वेट करें, हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रस्तावना पर भी चर्चा की जाए, कोशिश करेंगे कि प्रस्तावना से कैसे सवाल होते हैं, प्रस्तावना उस समय का क्या था, अभी का क्या है, क्या जोड़ा गया, कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, सारी बातों पर चर्चाएं की जाएगी। बस थोड़ा सा इंतजार करना है। तो दोस्तों जैसे ही आगे बढ़ते हैं, जैसे ही आगे बढ़ें तो संविधान सभा को लिखने के लिए, संविधान को लिखने के लिए संविधान सभा के समितियों को कई छोटे छोटे समितियां और कई बड़े समितियों में विभाजित कर दिया गया, उप समितियों में विभाजित कर दिया गया। अर्थात संविधान सभा ने अलग अलग विषयों पर सुझाव देने के लिए संविधान सभा में 8 बड़ी समितियां, ये सवाल बहुत बढ़िया बनता है दोस्तों, 8 बड़ी समितियां और 13 छोटी समितियों का गठन किया गया। बांट दिया गया कि आपका काम ये होगा, आपका काम ये होगा, आप ये करो, आप वो करो। अधिकार सबको दे दिया गया कि आप संविधान सभा के मेंबर हैं तो वो सारे के सारे मेंबर कुछ ना कुछ काम करेंगे, कुछ ना कुछ समिति के मेंबर रहेंगे या चेयरमैन रहेंगे, सारा कुछ बांट दिया गया। अतः 8 बड़ी समितियां और 13 छोटी समितियों में विभाजित किया गया, जिसमें से अगर हम देखें तो मुख्य समितियों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें से पहला आता है संघ शक्ति समिति या संघीय संविधान समिति, और इसके अध्यक्ष कोई और नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू थे। आगे हम देखते हैं तो प्रांतीय या राज्य संविधान समिति, तो इसके अध्यक्ष कोई और नहीं बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आगे बढ़ते हैं तो मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, तो इसके भी अध्यक्ष दोस्तों कोई और नहीं बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। जैसे ही चलते हैं झंडा समिति, तो झंडा समिति के अध्यक्ष कोई और नहीं बल्कि जे.बी. कृपलानी थे। लेकिन हम क्या 1 मिनट के लिए रुके यहाँ पर? यस, रुकना चाहेंगे। झंडा समिति 2 तरीकों से, एक झंडा समिति अस्थाई
और एक झंडा समिति अस्थाई। तो अस्थाई के अध्यक्ष कोई और नहीं बल्कि जेबी कृपलानी थे। और अगर हम अस्थाई का जिक्र करें तो अस्थाई का कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे, मनोनीत किए गए थे। इस प्रकार यदि देखा जाए तो झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। आगे हम पढ़ें तो संवैधानिक सलाहकार समिति के जो सदस्य अध्यक्ष थे वो डॉक्टर बी.एन. राव थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यह नाम, डॉक्टर बी.एन. राव का। जैसे ही आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कार्य संचालन समिति, तो इसके अध्यक्ष कोई और नहीं बल्कि कन्हैयालाल मुंशी थे। तो 8 बड़ी समितियां और 13 छोटी समितियों में जो मुख्य मुख्य समितियां हैं उसके बारे में मैंने चर्चा करना चाहा। और आगे चलते हैं तो वार्ता या प्रक्रिया या नियम, ये जो समिति है इसके अध्यक्ष कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इन सारी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट एक समिति था। उस समिति का नाम था प्रारूप समिति और उसके अध्यक्ष कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो सवाल ये आता है कि प्रारूप समिति कितने सदस्यों वाला था? तो प्रारूप समिति 7 सदस्यों वाला था। 7 में एक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मतलब अन्य कितने सदस्य इसमें थे? अन्य 6 थे। अब वो अन्य 6 को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल हमें ये याद रखना है SSCGD के लिए स्पेशल कि वो कितने मेंबरों वाला समिति था। 7 सदस्यों वाला था। कौन थे अध्यक्ष? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अतः इसी समितियों को, इन समितियों में सबसे जो महत्वपूर्ण समिति मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा वो था प्रारूप समिति, जिसे संविधान निर्माण की जिम्मा सौंपी गई। लेकिन क्या ये नहीं जानना चाहेंगे इस समिति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यस, जानना चाहेंगे। तो इस समिति को कहा जाता है पांडुलेखन समिति, या प्रारूप समिति तो कहा ही जाता है, मसौदा समिति या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी। तो ये मसौदा समिति से यहाँ पर कई बार सवाल पूछा है कि मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो अधिकतर विद्यार्थी ये गलती करते हैं कि मसौदा का मतलब होता है समझौता, और समझौता समझ बैठते हैं तो समझौता का आंसर क्या लगाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो गलत होता है। दोस्तों ये याद रखना होगा, मसौदा समिति के अध्यक्ष कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति को ही मसौदा समिति कहा जाता है, उसी को ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है और उसी को ही पांडुलेखन समिति कहा जाता है। इस प्रकार से ये जो पांडुलेखन समिति का जो गठन किया गया था वो बी.एन. राव के कहने पर किया गया था। फिर से एक सवाल कि पांडुलेखन या प्रारूप समिति का गठन किसके कहने पर किया गया था, किनके प्रयासों से किया गया था? तो वे थे बी.एन. राव। और अभी मैंने कहा था कि बी.एन. राव क्या थे? तो बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। देख लीजिए आप पीछे के क्लास में, देखिए संवैधानिक सलाहकार समिति के अध्यक्ष कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर बी.एन. राव थे। इस प्रकार से बी.एन. राव ने कहा कि एक ऐसा समिति होना चाहिए जो भारतीय संविधान को लिखने का काम करे। तो इस प्रकार से इस समिति के प्रयास से 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। फिर सवाल, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। किसके प्रस्तावों से? बी.एन. राव के प्रस्तावों से। कितने मेंबर वाला था? 7। कौन थे इसके अध्यक्ष? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अतः ये जो प्रारूप समिति था, इस प्रारूप समिति को कहा गया कि आप ही भारत के संविधान को लिखेंगे। तो जब लिखने की जिम्मेवारी दी गई तो प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप या मॉडल तैयार कर लिया, और जैसे ही संविधान का एक खाका, एक ड्राफ्ट तैयार किया तो वो खाका फरवरी 1948 ईस्वी में संविधान सभा को दे दिया। और जैसे ही दिया तो संविधान सभा ने कहा कि हम तो इस पर रीडिंग करेंगे, परंतु पूरे देश की जनता को भी इसको जानने का अधिकार है। पूरा देश का जनता इसे पढ़े कि भारत का संविधान कैसा लिखा जा रहा है। तो इस प्रारूप को पूरे भारतवर्ष में प्रकाशित कर दिया गया, और जब प्रकाशित कर दिया गया तो भारतीयों को कहा गया अगर इस पर आप अपना विचार देना चाहते हो तो आप अपना समर्थन, अपना प्रस्ताव, अपना विचार बाई पत्र के माध्यम से दिल्ली भेज सकते हैं। तो इस भेजने के समय में, पढ़ने के समय में टाइम लगेगा, अतः भारतीयों को
8 महीनों का समय दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो 8 महीने का गैप था, इसमें 7635 प्रस्ताव चले गए दिल्ली। टोटल लेटर कितना गया था? 7635 गया। और ये 7635 में 2437 प्रस्तावों पर संविधान सभा ने बहस किया, चर्चाएं की। तो ये 2437 प्रस्ताव ऐसे थे जिसे पढ़ा गया, 7635 ऐसे प्रस्ताव थे जो वहाँ चला गया। इस प्रकार से जब ये चला गया तब जाकर के आगे बात बनती है कि इस पर विचार बुलाया गया कि आखिर ये जो 2437 प्रस्ताव है, ये जो प्रारूप है, इस पर बहस होना चाहिए। तो बहस करने के लिए संविधान सभा ने 3 वाचन बुलाए, जिसे 3 अधिवेशन कहा जाता है। तो दोस्तों, संविधान सभा ने संविधान के प्रारूप पर बहस करने के लिए कितने वाचन बुलाए थे? 3 वाचन। और वो 3 वाचन क्या था? तो 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। हालांकि यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है। द्वितीय वाचन जो था वो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और जो तृतीय वाचन था वो था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। आप यहाँ पर एक लाइन याद रखेंगे कि संविधान सभा ने तृतीय वाचन का समय कब से कब निर्धारित किया? 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 को। टोटल कितने प्रारूपों पर, टोटल कितने प्रस्तावों पर बहस की गई? 2437। इस प्रकार से जब ये वाचन का दौर खत्म हुआ, और जब खत्म हुआ तो वो खत्म होने का डेट था 26 नवंबर 1949। और 26 नवंबर 1949 को अंतिम वाचन के दिन ही संविधान सभा में उपस्थित जो टोटल 284 सदस्य थे। अब आप कहेंगे सर ये 284 कहाँ से आ गया? यस, थोड़ा सा यहाँ रुकना चाहेंगे, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन होने के बाद भारतीय संविधान सभा में टोटल सदस्य बच गए थे 299। और उस 299 में से उस दिन उपस्थित थे 284। पहला सवाल, संविधान सभा का अंतिम वाचन का दिन क्या था? 26 नवंबर 1949। कितने सदस्य उपस्थित थे? 284। और ये 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान को अंगीकृत किया, स्वीकार किया। और उसी दिन जब स्वीकार किया गया, एक्सेप्ट किया गया, उस पर इन लोगों ने हस्ताक्षर किया, तो कहा आज के दिन को ही हम भारतीय संविधान को स्वीकार करते हैं। और जैसे ही स्वीकार कर लिया गया तो उसी दिन नागरिकता, निर्वाचन और संसदीय कार्य प्रणाली से संबंधित 15 आर्टिकल को, 15 अनुच्छेदों को देश में लागू कर दिया गया। अब आप कहेंगे सर देश का संविधान जब अंगीकृत हो गया, कुछ आर्टिकल्स लागू हो गए, तो बाकी क्यों नहीं हुआ? यस, जानना चाहिए, हम लोग चर्चा करेंगे। इस प्रकार से भारत के संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों का समय लगा, जिसमें लगभग 64 लाख रुपए खर्च आए। अब ये 64 लाख रुपए जो खर्च आए, इसको अगर हम लोग तोड़े तो 63,96,729 रुपए। तो दोस्तों, हमें ये जानना है भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान को अंगीकृत किए जाने के समय टोटल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया? 284 सदस्यों ने। उस दिन कितने आर्टिकल लागू किए गए? 15। इस प्रकार से संविधान सभा की एक अंतिम अधिवेशन, अंतिम बैठक बुलाई गई, और वो अंतिम बैठक का दिन था 24 जनवरी 1950। अब क्या होना है भाई, क्यों बुलाया गया? क्योंकि भारत अब गणतंत्र होने जा रहा है। तो गणतंत्र होने से पहले कोई तो बंदा होगा जो राष्ट्र का अध्यक्ष कहलाएगा, कोई तो होगा जो राष्ट्र का प्रधान कहलाएगा। इस प्रकार से 24 जनवरी 1950 के दिन जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत का पहला राष्ट्राध्यक्ष, भारत के पहले राष्ट्रपति कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। फिर से मेरे सवाल को सुनेंगे। जवाहरलाल नेहरू ने कहा भारत का पहला राष्ट्राध्यक्ष, भारत के पहले राष्ट्रपति कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। और उसके इस प्रस्ताव को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा मैं नेहरू का समर्थन करता हूं। तो सवाल फिर
जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल के समर्थन से भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को माना गया। संविधान सभा ने मनोनीत किया, चुना। इस प्रकार से ये जब हो गई तब भारतीय संविधान को पूरे देश में 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। यही कारण है कि भारत 24 जनवरी जब ये डेट उसे मनोनयन करने का था तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता है। तो हमें ये याद रखना होगा कि भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर को, लेकिन लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। 1949 में एक्सेप्ट हुआ और अप्लाई हुआ 1950 में। अब आपके बीच में आया कि सर आखिर क्या कारण था कि 26 नवंबर 1949 के दिन भारतीय संविधान को लागू नहीं किया गया? क्योंकि आप सब इतिहास में पढ़े होंगे दोस्तों कि 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के तट पर, कहाँ? रावी नदी के तट पर स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। वो दिन जो आज़ादी उस तिथि को नहीं हो सकी, भारत को आज़ादी नहीं मिली, तो वो दिन को यादगार बनाने के उद्देश्य से भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने कहा कि हम भारत के संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करेंगे। इस प्रकार भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। उस दिन से भारत प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता है। दोस्तों, ये जो था आपके बीच में सेशन, ये कहता है कि भारत का संवैधानिक विकास क्या था, भारत में संविधान सभा ने किस प्रकार से भारत के संविधान को लिखा। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। दूसरी बात, संविधान लागू किए जाने के समय भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल एंड 22 पार्ट था। तभी तो कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसी और का नहीं बल्कि भारत का है। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का। क्यों? क्योंकि 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग हैं। दूसरी बात, हम नोट में ये देखते हैं संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, लेकिन जैसे ही देश का विभाजन हो गया तो बच कितनी गई? 12। दूसरी बात, संविधान सभा में एसटी मेंबर कितने थे? 33, और एससी मेंबर कितने थे? 26। तो ये नोट में याद रखना है, यहाँ से भी कभी कभार सवाल पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, भारत का संवैधानिक विकास और संविधान सभा ने किस प्रकार से भारत के संविधान को लिखा और उसे किस प्रकार से लागू किया, ये सारी बातें आपके बीच में रखी गई। उम्मीद है कि जीडी में अगर सवाल यहाँ से पूछा तो यहाँ से बाहर सवाल नहीं होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। ये सेशन को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ही करें। तो दोस्तों, आज यहीं बाय।